Okay, very good morning to all of you and welcome back. Now, before we start the class, let me quickly have a small discussion. शायद जरूरत भी है, हर साल होता है डिस्कशन, तो लाइक इस साल भी होगा, है ना? And that is on the CPT thing, है, ठीक है ना? Okay, after the CPT, I did get some calls from students as well as parents as well. So there was a little bit of concern. I mean, in the meanwhile, good morning message from Arnav. Priyanka, as usual, namaste. Kritika, मार्क्स के बारे में पूछ रहे हैं. आदित्य नमस्ते. आरव गुड मॉर्निंग. सम मोर मैसेजेस. हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं? सौरभ क्वेश्चन. नाम बता दीजिए. ओके, अभी थोड़ा सा रुक जाओ बेटा, एक दो दिन, उसके बाद मैं सब कुछ बताता हूँ. प्रियंका has also asked the same question, and that is highest marks कितने हैं? So there are more queries today, I mean, than generally in other days. चलो, कोई बात. First of all, let me start this way that सीपीटी के मार्क्स को क्लास 10th के मार्क्स के या 10th के जनरल लेवल के जो मार्क्स आते थे उसके साथ तो बिल्कुल कतई ही कंपेयर मत करना, ठीक है ना? कतई ही कंपेयर मत करना, क्योंकि ये जेई पैटर्न का है, ठीक है ना? ये जेई पैटर्न का है और इसके साथ उसको कंपेयर करना इज नॉट फेयर, ठीक है? क्योंकि इसमें मार्क्स उतने परसेंटेज आएंगे भी नहीं, शायद कभी ना आए. क्यों? क्योंकि इसमें तो लाइक 80%, यानी 80% क्या होता है? 50 में 40 is 80%, तो 80% के ऊपर 40 के ऊपर मार्क्स तो आई थिंक शायद पूरे दो बैच मिला के 2 या 3 जने का शायद है, ठीक है ना? So therefore you can't compare the marks of what you used to get in class 10th with this. Point number 1. Point number 2 is that इस टाइप का पेपर, इस लेवल का, इतने कम टाइम पे थोड़े से टफ क्वेश्चंस के साथ, ये शायद लाइफ में पहली बार हैंडल कर, या एक दो बार पहले हैंडल किए होंगे तो मे बी दूसरे तीसरी बार. तो therefore it's not that you are very highly experienced. और देखना, एक्सपीरियंस के साथ you will become better and better. तो therefore क्योंकि ये पहला था तो कईयों को थोड़ा झटका लगा है, कईयों का बहुत ज्यादा कम हो गया, कईयों का कम हुआ है, कईयों का मीडियम हुआ है, कईयों का थोड़ा ठीक ठाक भी आया, ऐसी बात नहीं है. तो all these situations are very fluid and I'm sure soon मतलब maybe after the experience of one round of CPT, I'm sure you will be a different person. Means you will be having more experience and better ability to handle the stress. इसलिए मैं ये कहूंगा is that keep your ears and eyes open. Let one round of CPT happen first. All the subjects, maths भी, chemistry भी, physics भी, सब कुछ. और उसके बाद critically self analyze करो कि कहाँ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, किस टाइप के क्वेश्चंस में ज्यादा एरर्स हो रहे हैं, उसके एरर्स को हम कैसे कम करें सो दैट नेगेटिव मार्किंग में मार्क्स ना चला जाए. फिर सब्जेक्ट वाइज में देखो कि इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है, उस सब्जेक्ट में वो टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है. तो दीज आर वेरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन दैट यू टेक. उससे क्या होगा ना, देन यू कैन वर्क ऑन देम. और वर्किंग के लिए स्ट्रेटेजी लेकिन वही होगा जो मैंने भी पहले भी बताया, इज दैट एवरी संडे क्रिटिकली एनालाइज कि तुमने ये वीक क्या किए, क्या ये वीक तुमने सफिशिएंट जस्टिस किए फॉर द टाइम दैट यू स्पेंड या नहीं किए. ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू क्रिटिकली एनालाइज एंड ओनली देन यू विल कम टू अ डेफिनेट कंक्लूजन कि हाँ ठीक है, थिंग्स आर गोइंग फाइन या नॉट फाइन या व्हाटएवर द केसेस, ठीक है ना? लास्टली मैं इतना ही कहूंगा इज दैट कईयों के मार्क्स बहुत कम है, कईयों के जितना एक्सपेक्टेड थे उससे भी कम है, कईयों के एक्सपेक्टेड से ज्यादा है. सबके सिचुएशन अलग अलग होगा, बट माइंड यू द बैटल इज ऑन till the last day. So therefore never ever think of losing heart कि अरे ये क्या हो गया. ऐसे ही होगा और बीच बीच में और भी एक दो बार होंगे, लेकिन वही बात है, you have to like grow up again, gather the courage and run with full steam. That's what your role and responsibilities. बाकी ये थोड़े बहुत ऊपर नीचे ये सब चीजें ये चलते रहेंगे forever, ठीक है ना? और ये सिर्फ सीपीटीज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं एक लाइफ लेसन भी बात कर रहा हूँ. ये फॉरएवर चलेंगे, ऊपर नीचे ये सब चलते रहेंगे, बट वन कैन नॉट गिव अप. वन हैज टू बी लाइक दैट. वो कहते हैं ना, दृढ़ संकल्प होके आगे बढ़ो.
and I'm sure it will give you good results. ठीक है? In the meanwhile, there are some questions also. Divit has asked कि इस पेपर में अच्छे मार्क्स कितने माने जाएंगे? Aiza is asking कि can you revise the relative projectile that you taught yesterday? Aiza थोड़ा सा स्पेसिफिक बताओगे एग्जैक्टली क्या मीन कर रहे हो हमें? सौरभ से इसकी 10th में तो 100 में 100 आ रहे थे साइंस में, अब तो पता नहीं क्या हो गया, वो तो मैंने पहले ही बोल दिया बेटे. डोंट एक्सपेक्ट दोस टाइम टू कम बैक इन सीपीटी. हाँ, लेकिन एक साथ और भी बताऊंगा, साथ हाफ ईयरली में देखना यही होगा, अच्छे अच्छे नंबर आएंगे. ठीक है ना? सो एक्सपेक्ट फॉर द हाफ ईयरली मार्क्स टू बी वेरी गुड, बट नॉट ऑल द अदर मार्क्स. ठीक है ना? कि बाकी सारे आईआईटी पैटर्न पे. दिव्य दास की अच्छे मार्क्स कितने माने जाएंगे? देखो मैं एक चीज बता देता हूँ, इज दैट अच्छे मार्क्स को तो बात नहीं करूंगा, बट आई विल से ओनली वन थिंग इज दैट कि फाइनली आईआईटी जेईई एडवांस में अराउंड 50-60% स्कोर में सिलेक्शन हो जाता है. तो दैट इज द बेंचमार्क, और उससे ऊपर जितना लाओगे उतना बेहतर से बेहतर रैंकिंग आ जाता है. So therefore, if you are getting anything close to 50% right now, I think it's okay. Or anything above that is of course good. और जितना above जा रहे हो already, that's a good sign. So means the battle is on. ठीक है ना? और जिनके थोड़ा कम नंबर आए, उनका पहला टारगेट होना चाहिए to cross that 50% barrier. ये कोशिश करो. ठीक है ना? I think that would be a good benchmark. सौरभ दास के हाईएस्ट मार्क्स कितने? उसके लिए 1-2 दिन बेटे वेट कर लो, मैं थोड़ा सा और देखूंगा मार्क्स वगैरह क्या कलेक्ट हुआ है. Then I will be able to better inform. आरव दास की एलन के टेस्ट नहीं होंगे? देखो हर साल स्कूल के अंदर एक बाहर का टेस्ट सीरीज भी हम लोग रन कराते हैं, विच इज पहले रेजोनेंस का करते थे, लेकिन अब एलन का ज्यादा पॉपुलर है, तो इसलिए हम लोग एलन का ही करते हैं. तो इस साल भी होगा, आई एम श्योर. जस्ट वेट फॉर अ लिटिल बिट टाइम मोर, लिटिल बिट मोर टाइम, और आई थिंक यू विल गेट सच नोटिफिकेशन वेयर व्हेन एंड हाउ टू प्रोसीड विद दैट. तो एलन के टेस्ट सीरीज आई थिंक वेरी सून इंट्रोड्यूस्ड होंगे. In fact, the reason for introducing that test series is this only, and that is to get you wider practice at a higher and also a wider level and also audience. So that क्या ना कि अभी जो तुम्हारा कंपटीशन है वो विद इन स्कूल है. विद इन स्कूल में कोई 10,000 बच्चे तो है नहीं, है ना? तो विद इन स्कूल मतलब यही जितने बैचेस है उसके अंदर. लेकिन एलन के टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि यू हैव अ वाइडर ऑडियंस एंड योर बेंचमार्किंग इज डन बेटर. तो उससे ना एक ऑल इंडिया पिक्चर मिल पाता है तुमको बेहतर कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो. तो वो टेस्ट सीरीज अभी इंट्रोड्यूस होंगे, जस्ट वेट अ लिटिल बिट, थोड़े दिन बाद आई थिंक इंट्रोड्यूस होंगे, तो लाइक यू विल सी. ठीक है ना? आई थिंक दैट्स अबाउट द चिट चैट, इनिशियल चिट चैट वी नीडेड फॉर द क्लास. आई मीन, ठीक है ना? लेट्स नाउ मूव ऑन. आवर डिस्कशन वाज ऑन आइजा. बेटे तुमने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किए. आइजा, यू आर आस्किंग समथिंग, तो लाइक थोड़ा सा उसको बता दो कि एग्जैक्टली क्या रिपीट करना चाहते हो. आई वुड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली. So actually, I wanted to know about the relative projectile that you taught yesterday, because I was having some connectivity issues yesterday. चलो ठीक है. Actually, now, honestly speaking, there are so many things happening. I am not exactly remembering what we did yesterday, but I remember कि हमने एक staircase के question किए थे, और क्या किए थे? Sir, I just wanted to know the relative projectile part. ये relative projectile कल हमने किया था क्या? I don't think so. सर स्टार्ट किया था. So you introduced it. अच्छा, इंट्रोड्यूस किया. चलो ठीक. अब सुनो, एक प्रोजेक्टाइल हमने रिलेटिव किया था, दैट वाज कि वो स्ट्रेट लाइन क्यों. ठीक है ना? बट दैट इज नॉट द एंड ऑफ द डिस्कशन. आई होप स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि y by x कांस्टेंट आया था, और y by x इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इक्वेशन आ गया था y इज इक्वल टू mx, यानी y रिलेटिव इज इक्वल टू m into x रिलेटिव है. So this is nothing but the trajectory, this is nothing but a straight line. है नहीं? I think that gives us the idea that yes, y relative is equal to m into x relative आ रहा है. इसके मतलब क्या है कि ये straight line. चलो यहाँ तक तो हमने कर लिया, है ना? इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे the next part, I mean, which is what we want to discuss now. ठीक है ना? तो उसको स्टार्ट करते हैं. First thing is that suppose I give you a question, and that is, एक प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो किया 50 मीटर पर सेकंड से एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री. दैट इज द क्वेश्चन. और एक और प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो किया विद द स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकंड. ठीक है? आई डोंट नो द एंगल मुझे नहीं पता. और दोनों के बीच में
जो गैप है वो है सपोज 40 मीटर। क्वेश्चन इज इफ दे आर टू मीट मिड एयर, ऐसे कुछ, इफ दे आर टू मीट मिड एयर यहां पे कहीं, तो देन फाइंड थीटा फॉर मीटिंग मिड एयर। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इज टाइम ऑफ मीटिंग, ठीक है, टाइम ऑफ मीटिंग। और क्वेश्चन नंबर 3 इज, चलो क्वेश्चन नंबर 2 ही काफी है, या प्लेस ऑफ मीटिंग। तो प्लेस ऑफ मीटिंग, और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। तो ऑब्वियसली एक प्रोजेक्टाइल तो हमने ओरिजिन से स्टार्ट किया है ना, एक प्रोजेक्टाइल जो है हमने ओरिजिन से स्टार्ट किया, ये वाला ओरिजिन से, और दूसरा प्रोजेक्टाइल हमने यहां से स्टार्ट किया। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू नो इज दैट कि ये यहाँ पे अगर मीट कर रहे हैं, इन दैट केस कितने टाइम बाद मिलेंगे, कौन से जगह पे मिलेंगे, और अगर मिलाना चाहते हो तो इन दैट केस ये थीटा कितना चाहिए, फाइंड थीटा फॉर मीटिंग मिड एयर। चलो गो अहेड। Aditya has also asked about the radius of curvature. मैं radius of curvature पे आ रहा हूँ, मुझे पता है होमवर्क है, we'll just come to that, but आज हम लोग ये वाला डिस्कस कर रहे हैं। This is also another example of relative projectile. Go ahead. तो सबसे पहले मैं एक आध से पूछना शुरू करूंगा इस दैट ये थीटा निकालने का सोल्यूशन प्लान क्या है, व्हाट इज द प्लान। तो लेट मी गो टू समबडी, बाकी सब लोग सोचो, अपना सॉल्व करते रहो। आई विल कम टू समवन, आई मीन समबडी। आदित्य वो क्वेश्चन भी कराओ, ठीक है ना, थोड़ा सा रुक जाओ। रिवांश, कैन यू बी ऑन एयर बेटे? रिवांश शेरावत, रिवांश शेरावत। Revansh Shehrawat, are you able to hear me? Chalo, I give up on Revansh. Try somebody else. Arnav Rajvanshi, bete, can you hear me? Yes, sir. Okay, what's the plan? I mean, what will be your approach to this first question? That is, angle कैसे निकाला जाए? क्या condition होगा angle निकालने के लिए? सर इसमें हम टाइम अगर t सपोज कर लें तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों का कवर्ड हम निकाल सकते हैं। t की टर्म्स में वो 40 हो जाएगा, तो उससे हमारे पास t आ जाएगा, तो हम फाइनल पोजीशंस निकाल सकते हैं। नहीं अभी रुको, अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सॉरी हॉरिजॉन्टल अगर डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए तो एंगल चाहिए, एंगल ही तो अननोन है ना। तो मैं तो पूछ रहा हूँ एंगल सबसे पहले निकालना पड़ेगा, तो एंगल कितना होगा, कैसे निकालो? हाँ बेटे, अच्छा चलो, लेट मी आस्क ए क्वेश्चन ऑफ इट्स ओन, ऑफ माय ओन। सपोज मैं कहता हूं कि एक प्रोजेक्टाइल थ्रू किया मैंने ऐसे, जिसका वर्टिकल वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड, और इसका वर्टिकल वेलोसिटी है मान लो 70 मीटर पर सेकंड और इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है मान लो 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, डेटा देखो अच्छे से, 50, 30, 40, 70, और एक ही टाइम पे सपोज हमने थ्रो किया, सपोज। तो मेरा क्वेश्चन सुनो, मेरा क्वेश्चन है, can these two meet midair? Yes or no? No, sir. Okay, why are you saying that? सर क्योंकि अगर हम फर्स्ट पार्टिकल देखें तो उसके रिलेटिवली सेकंड की हमेशा 20 मीटर पर सेकंड अपवर्ड्स वेलोसिटी होगी, तो वो हमेशा उससे फास्ट ही रहेगा, तो नहीं मिल पाएगा। चलो, it's a very short and a very good answer actually. What I hope others are also picking up on that, and that is vertical motion में एक बहुत बड़ा फायदा है, पता क्या है? कि इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है उस पार्टिकल का भी वही एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, देखो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा नहीं।
तो यानी अगर रिलेटिव वेलोसिटी है तो एक दूसरे के अगेंस्ट क्या होगा, रिलेटिव मूवमेंट भी होगा, है ना। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। ओके, तो इस केस में ये वाला पार्टिकल हमेशा 20 मीटर पर सेकेंड एडवांटेज पे रहेंगे। यानी अब मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आदित्य तुमसे पूछ रहा हूं मैं। आदित्य, कैन यू हियर मी? सर विच आदित्य? अच्छा, दो आदित्य, चलो सॉरी, आदित्य शर्मा। यस सर। ओके आदित्य, अब सुनो, माय क्वेश्चन इज कि अगर मान लो इसका वेलोसिटी 70 के जगह मैं 40 करता हूं तो क्या मिलने का कोई चांस है? आवाज कट रहा है बेटे, आवाज कट रहा है बेटे। तुम्हारा नंबर बहुत अलग दिख रहा है। आदित्य एक काम करो, यू कैन जस्ट आंसर बाय मैसेज। बेटे एकदम बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा, ठीक है ना, इसलिए रहने दो, कोई बात नहीं। आदित्य यू जस्ट आंसर बाय मैसेज। लेट मी गो टू समबडी एल्स। निकुंज कुमार, अगर निकुंज कुमार सुनाई दे रहे बेटे? निकुंज कुमार, ऐसे क्यों होता है अभी? चलो आरव, आरव कैन यू बी ऑन एयर बेटे? यस सर। ओके, अभी बताओ इन दोनों का मिड एयर में मीटिंग का कोई चांस है क्या? 50 और 40 है वर्टिकल वेलोसिटी। सर यहाँ पे सर मीट नहीं कर सकते, क्योंकि सर अगर एक को हम रेस्ट लेते हैं तो दूसरे की वेलोसिटी जो होगी वो वाई डायरेक्शन में 20 होगी और एक्स डायरेक्शन में 10 होगी। ओके, चलो लेट मी नाउ फाइनली कम टू द क्लिंचिंग पार्ट। ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। पता है क्या होता है कि अगर मान लो तुम चाहते हो प्रोजेक्टाइल को हवा में मिलाना एक ही टाइम लॉन्च होने के बाद, इन दैट केस एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशन है। पता है क्या, कि दोनों के इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट बिल्कुल मैच होने चाहिए। ठीक है, यानी टू प्रोजेक्टाइल्स, ये अच्छे से नोट कर लो, अब इसके पीछे मैं लॉजिक समझाऊंगा, अच्छे से लॉजिक भी समझना। टू प्रोजेक्टाइल्स कैन मीट मिड एयर, अगर एक ही लेवल से लॉन्च किया ऑब्वियसली, ठीक है ना, लॉन्च्ड एट सेम टाइम एट सेम लेवल, ओनली इफ द वर्टिकल कंपोनेंट्स, ये नोट कर लो अच्छे से, द वर्टिकल कंपोनेंट्स इनिशियली आर सेम। नाउ यू माइट ऑब्वियसली आस्क देम कि अगर वर्टिकल सेम नहीं हुआ तो क्या दिक्कत होगा? फिर पता है क्या दिक्कत होगा? कुछ ऐसे सिचुएशन हो जाएगा, या तो ऐसे हो जाएगा, देखो ये तो नहीं मिलेंगे ना, क्यों? क्योंकि ये इस वक्त यहाँ पे है तो ये इधर आके गिर जाएगा। तो देखो इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त देखो ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो वो इधर आ जाएगा, वो उधर चला जाएगा, मिलना तो नहीं हुआ। दैट्स वन नंबर केस। और एक केस भी हो सकता है कि ये नीचे रह जाए और वो ऊपर रह जाए। ये देखो अभी भी देखो मिलना नहीं हुआ, जब दोनों का सेम डिस्टेंस कवर हुआ है, मतलब सेम पॉइंट पे है, सेम वर्टिकल लाइन पे है, तो देखो अलग अलग हाइट पे, तो यानी इसमें भी नो मीटिंग, इसमें भी नो मीटिंग। इसलिए अगर तुम मीटिंग चाहते हो, यानी ये चाहते हो, तो इसके लिए यही कंडीशन, ठीक है ना, इसके लिए यही कंडीशन। अगर ये चाहते हो, कंडीशन, तभी जाके मीट करेंगे। कब मीट करेंगे? यानी आप देखो अब आगे की कंडीशन क्या है ना। तो मीटिंग का कंडीशन हो गया कि इसका जो वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई इनिशियल और इसका जो वी वाई, ये दोनों बराबर होना चाहिए। नहीं, से बराबर होने की क्या जरूरत है ना। देखो यहां पे भी मिस हो गया, यहां पे भी मिस हो गया। क्यों मिस हुआ? क्योंकि टाइम टी के बाद इसका हाइट और इसका हाइट अलग है, टाइम टी के बाद इसका हाइट और इसका हाइट अलग हो गया। अब एक काम करो,
इसको सपोज 50 और 40 छोड़ो, मैं इसको कह रहा हूं कि लेटर से इसका Vy1 है और Vy2 है, मान लो अलग मान लेता हूं, मानने में क्या जाता है, तो इसका टाइम t के बाद हाइट क्या होगा ना, ut प्लस हाफ एट स्क्वायर इसका हाइट, तो देयरफॉर एक का हाइट हो गया ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। लेकिन मिलेंगे कैसे, मिलेंगे कैसे ना, अगर उसी वक्त इसका भी हाइट उतना ही होगा तो ही मिलेंगे। इसका हाइट क्या होगा ut प्लस हाफ एट स्क्वायर वर्टिकल वाला, तो कितना हो जाएगा ना Vy2 इंटू टी माइनस हाफ GT स्क्वायर। यानी समझो क्या हुआ कि अगर तुम चाहते हो कि प्रोजेक्टाइल लॉन्च हो एक ही टाइम पे और जाके ऐसे मिले, इन दैट केस क्या कंडीशन है कि एक ही टाइम पे, है ना, एक ही टाइम पे एक ही हाइट हो। अगर मान लो अलग अलग हाइट होगा तो ऐसे हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर से चला जाएगा, ये भी एक दूसरे के ऊपर से चला गया। लेकिन अगर तुम चाहते हो एक ही जगह पे मिले, इन दैट केस क्या होगा ना, टी टाइम बाद सेम हाइट होना चाहिए। तो टी टाइम बाद इसका हाइट इतना है, इसका हाइट इतना है, तो सेम होना चाहिए। तो इक्वेट करो, देखो ये कैंसिल हो गया और टी भी कैंसिल हो गया। यानी क्या कंडीशन आ रहा है, Vy1 इज इक्वल टू Vy2। यही तो मैंने लिखा है, ये तो मैंने लिखा है ना, सर only if the vertical components initially are same। ये देखो, तो क्या कंडीशन आ गया ना, Vy1 is equal, सर देख लो अच्छे से। हाँ आप सर बोलो, पूछ रहे थे। सर एक प्रोजेक्टाइल एक हाइट पे 2 बार होता है। हाँ तो होने दो ना, वो तो इसमें भी हो रहा है। ये देखो इस हाइट पे देखो प्रोजेक्टाइल यहाँ पे भी है, वहां पे भी है ना, इस हाइट पे देखो वहां पे भी है, वहां पे भी है, इस हाइट पे भी, यहाँ पे भी है। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि जिस समय दोनों एक दूसरे को पार कर रहे हैं, देखो इस वक्त सेम हाइट सेम हाइट सेम हाइट सेम हाइट, तो मीटिंग थोड़ी हो गया। मीटिंग के लिए क्या क्राइटेरिया कि जब ये दोनों आपस में पार कर रहे हैं यूं, तब अलग अलग हाइट नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए और ये भी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऐसे इस तरीके से होना चाहिए, तो उस वक्त सेम हाइट होना चाहिए। अब वो पता नहीं टाइम क्या होगा, वो तो बात की बात है, बट द पॉइंट इज दैट कम से कम सेम हाइट पे सेम टाइम तो होना चाहिए ना, सॉरी सेम टाइम पे सेम हाइट। अगर मान लो सेम टाइम पे अलग अलग हाइट होगा तो क्या होगा, पार करके चले जाएंगे, मीटिंग तो हुआ नहीं। ये मैंने कहने का मतलब होता है। यानी फर्स्ट थिंग, प्रोजेक्टाइल को अगर तुम मिलाना चाहते हो हवा में, तो यानी इनिशियल जो इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो बराबर आना चाहिए। यानी देखो Vy1 should be equal to Vy2, that's what I've written out। अब क्राइटेरिया समझ में आ गया। पर हाइट हमेशा ही सेम रहेगी ना। हाँ हाइट हमेशा दोनों का सेम रहेगा। सर और- हाइट, सर वेलोसिटी बराबर इसलिए करें क्योंकि हाइट इक्वल होगी। हाँ वेलोसिटी, इसलिए वेलोसिटी बराबर नहीं किया मैंने, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट सर बराबर वही, किया, सर वही मतलब। और हॉरिजॉन्टल एक दूसरे के पास लेके आएंगे सो दैट मिल ना हो। अगर एकदम वर्टिकल लॉन्च कर दो यूं, तो ऐसे करके ऐसे हो गया, फिर मिलना थोड़ी हुआ। मिलने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हॉरिजॉन्टल भी जरूरत है। कुछ हॉरिजॉन्टल भी होना चाहिए। कंपोनेंट क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों को पास में लेके आ रहा है, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या कर रहा है ना, दोनों का सेम हाइट को मेंटेन कर रहा है, सो दैट एक दूसरे के ऊपर से ना निकल जाए, उसी हाइट पे मिले भी। सर हॉरिजॉन्टल, ओवरऑल क्राइटेरिया हॉरिजॉन्टल भी बराबर हो और वो भी बराबर देखो वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल बराबर हो या ना हो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्टिकल बराबर तो जरूरत है, ये चक्कर। हॉरिजॉन्टल भी हो तो अच्छी बात है, ना हो तो भी कोई ऐसे रोक टोक नहीं है, मना नहीं है। वर्टिकल को तो इक्वल होना पड़ेगा, नहीं तो एक दूसरे के ऊपर से निकल जाएंगे, ये चक्कर होता है। अच्छा देखो अभी इस क्वेश्चन में क्या हो गया ना, थीटा तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी हमने डिस्कस किया ना कि दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट सेम होना चाहिए, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा बताओ, ये मैं मिटा रहा हूं क्राइटेरिया। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, इस प्रोजेक्टाइल का इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, 50 sin 53, और वो क्या होगा 60 sin थीटा के बराबर होगा। ठीक है, आई एम जस्ट पॉजिंग अ लिटिल बिट हियर। अब बताओ मुझे, इज दिस कंफर्टेबल नाउ? हितात, इज दिस ओके? Yes, sir. क्लियर हो गया अब अच्छे से? Yes, sir. चलो ठीक, बस आई एम ओनली आस्किंग वन, बट आई कैन नॉट आस्क एवरीबॉडी, आई मीन आई होप अदर्स आल्सो गेटिंग इट। तो इससे क्या होगा, sin थीटा आ गया, sin थीटा कितना आएगा, सॉरी 50 sin 53, तो यानी 50 into 4/5 is equal to 60 sin थीटा
तो ये तो फिर 10 से 40 हो गया, है ना? तो sin थीटा therefore is equal to 40/60 यानी 2/3। लो जी, sin 60 डिग्री आ गया, सॉरी sin थीटा आ गया, ठीक है ना? So therefore now we have been able to get the value of sin theta। तो अगर sin थीटा आ गया 2/3 तो यानी cos थीटा भी आ जाएगा। तो cos थीटा क्या होगा? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, यानी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4/9, तो 5/9 यानी अंडर रूट ऑफ 5/9। यू माइट से कि आपने cos थीटा क्यों निकाला, है ना? क्योंकि cos थीटा का जरूरत है ना, क्यों? क्योंकि यही तो दोनों आपस में लेके आ रहे हैं, ये देखो। तो एक तो ये दोनों आके मिल रहे हैं, यानी ये दोनों मिलके कितना कवर करेंगे? 40 मीटर्स। भाई मिलने के लिए हॉरिजॉन्टली भी तो कवर करना है ना, तो हॉरिजॉन्टली कैसे होना है? ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो इनका ऐड हो जाएगा और मिलके 40 मीटर्स कवर करेंगे। यानी आप पता है क्या होगा, मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, एंड दैट इज, इसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल क्या होगा? 50 cos 53 डिग्री प्लस 60 cos थीटा, यानी बेसिकली हो जाएगा √5/3, ठीक है ना? इनटू t इज इक्वल टू मिल के 40 मीटर कवर कर रहे हैं, तो टाइम कितना आ गया? 40/50 cos 53, तो 50 cos 53 कितना होगा? 30 प्लस 60 cos थीटा, तो 60 cos थीटा कितना है? √5/3, यानी कितना हो गया? 20√5। तो इसको ऐसे कर लो तो 4/3 प्लस 2√5। तो देखो थीटा भी आ गया और टाइम ऑफ मीटिंग भी आ गया। आई थिंक एक बार टाइम आ गया तो आई थिंक नाउ यू कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स आल्सो। कांट यू? इज दैट कंफर्टेबल? देख लो अच्छे से। जस्ट हैव अ लुक, गेट द टाइम। तो अब हम लोग थोड़ा सा एडवांस वाले चीजों में है, तो मुझे थोड़ा रिस्पॉन्ड करते रहना, क्योंकि अदरवाइज आई वोंट बी एबल टू ग्रास्प की समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। Now Sankalp has asked a query, and that is, can we take the solution of the projectile equation of the two thrown objects? देखो projectile equation के साथ पता दिक्कत क्या है कि projectile equation में तो मिलेंगे कभी ना कभी। जैसे ये projectile है, जैसे ये projectile हो गया, ये भी projectile equation, तो वो तो कहीं ना कहीं मिलेंगे ही ना, पर इससे मीटिंग गारंटीड नहीं हुआ। देखो प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन से मीटिंग को गारंटी नहीं कर पाओगे। मीटिंग को गारंटी करने के लिए वही क्राइटेरिया हो जाता है कि दोनों का इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट सेम होने चाहिए, दैट इज द क्राइटेरिया। समझ लो ना, ये चक्कर है, और कोई बात सर Right. ऐसा कोई एक्सेप्शन है कि दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम है तब भी वो मीट ना करे? देखो पता है क्या कि अगर प्रोजेक्टाइल को बहुत दूर दूर रख दो तब तो बात अलग है। तब तो पता है क्या होगा कि मान लो ये प्रोजेक्टाइल बहुत दूर दूर है, तो ये प्रोजेक्टाइल यहाँ गिर गया, ये प्रोजेक्टाइल वहां गिर गया, तो फिर तो कहानी अलग हो गया। बट अगर मान लो पास पास है तब तो मीटिंग होगा, है ना? तो यानी बेसिकली ये देखो सिंपल सी बात, ये जो टाइम आया है ये कम से कम टाइम ऑफ फ्लाइट से तो कम होना चाहिए। अब मान लो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकंड है, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकंड है, चलो उसका भी मान लो 5 सेकंड है, और मान लो मिलने का टाइम आ रहा है 25 सेकंड, तो यानी वो तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद जमीन पे ही गिर गया, तो मिलेगा कहाँ पे? हवा में, क्योंकि बोला ना मिड एयर मिलना है, मिड एयर मतलब हवा में मिलना है, तो वो एक प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है ना? तो दो सेम साइड पे पड़े हैं तो फिर भी रहेगा। हाँ बेटे फिर से बोलो। सेम, इसको सेम डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, मतलब सेम साइड पे, तब भी जैसे अभी तो अपोजिट हमने प्रोजेक्ट किया है, तो वो एक अलग चेकिंग हो गया, वो एक अलग पाई चेकिंग में 0 होना चाहिए। हाँ नहीं, वो अगर ऐसे अगर करते हो तो दैट केस वेलोसिटी माइनस कर लेना। अगर मान लो ऐसे सेम डायरेक्शन में करते हो तो दैट केस माइनस होगा। पाई तो फिर भी 0 ही रहेगा। नहीं, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी अभी भी इक्वल करना पड़ेगा। हाँ सर वही कह रहा हूँ। मीटिंग के लिए वर्टिकल वेलोसिटी तो इक्वल करना ही पड़ेगा। तो देयरफॉर चाहे ऐसे थ्रो करो चाहे ऐसे थ्रो करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वर्टिकल वेलोसिटी हैज टू बी ऑलवेज द सेम इनिशियल, मतलब तब जाके सर अगर वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल इक्वल है तो क्या ये कंपलसरी है कि वो मीट होंगे ही होंगे? नहीं, ये तो मतलब अभी ना किया ना मैंने। अभी मैंने क्या बोला कि मान लो वर्टिकल वेलोसिटी इक्वल कर दिया, इसका वर्टिकल वेलोसिटी इक्वल है, इसका वर्टिकल वेलोसिटी इक्वल है,
तो तुमने टाइम निकाल लिया, टाइम कितना आ गया, मान लो ये टाइम आ गया, ये टाइम समझ में आ गया अच्छे से सबको? ये टाइम को लेकर अगर किसी को दिक्कत है तो पॉइंट आउट कर लो, अदरवाइज का ना मैंने देखो पहली पॉलिसी बता दिया, मैं कोई नाम नहीं पढ़ के सुनाने वाला हूँ, इसलिए बिंदास क्वेश्चन पूछो तब जाके डिस्कशन भी होगा। कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? हाँ कोऑर्डिनेट्स भी बताता हूँ, पहले टाइम का बताओ, टाइम इज दैट कंफर्टेबल विद एवरीबॉडी, कोई दिक्कत लग रहा है? अभी तक तो कोई मैसेज आया नहीं है कि दिक्कत है, तो इसलिए मैं आगे बढ़ूंगा फिर। चलो ठीक है, अब देखो टाइम आ गया, मान लो टाइम आ गया 6 सेकंड, तो यानी मीटिंग टाइम इसको सॉल्व करके मीटिंग टाइम आ गया 6 सेकंड। तो इसको सॉल्व कैसे किया ना, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वेलोसिटी, तो दोनों मिलके वेलोसिटी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो इसका वेलोसिटी प्लस इसका वेलोसिटी इनटू टाइम इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बीइंग कवर्ड। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 40 दे रखा है इधर, और इसका स्पीड ये आ गया, इसका स्पीड ये आ गया, इनटू टी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 40 है, तो उससे क्या हो गया ना, टी यानी टाइम आ गया, ये हो गया पहला चीज, ठीक है, दैट्स वन। नंबर 2 इज दैट सपोज टाइम ऑफ मीटिंग आ गया 6 सेकंड, मान लो टाइम ऑफ मीटिंग है 6 सेकंड, और मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है 2 सेकंड। अब तो नहीं मानोगे, क्यों? क्योंकि 2 सेकंड बाद तो दोनों जमीन पे गिर चुके हैं, और टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ मीटिंग आ रहा है सपोज 6 सेकंड, तो हम नहीं मानेंगे। तो तुमने सवाल पूछा ना कि क्या ऐसे कोई केस हो सकता है कि टाइम तो आ गया लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो कब हो सकता है ना, वो जो मीटिंग टाइम है वो टाइम ऑफ फ्लाइट से ज्यादा नहीं आने चाहिए। तो यानी एक और चीज भी आ गया इज दैट ये जो टी ऑफ द मीटिंग है दैट शुड बी लेस देन द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये भी एक एडिशनल क्राइटेरिया है, तभी हम मानेंगे कि हवा में कहीं पे बीच में मीटिंग हो रहा है। दैट्स व्हाट द क्राइटेरिया इज। अब ठीक है, कंफर्टेबल है? सर टी मीटिंग और टी क्या है? और टी मीटिंग तो यही वाला है, यही वाला, ये टी मीटिंग वाला, कैपिटल टी। और कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट, उसको वापस जमीन पे आने जो टाइम लगता है। वो तो हमेशा मान लो मीटिंग टाइम आ रहा है 3 सेकंड और वो जमीन पे आ चुका है 2 सेकंड बाद, तो फिर तो हवा में है ही नहीं। और क्वेश्चन इज दैट टाइम ऑफ द मिड एयर मीटिंग, मतलब हवा में कहीं मीटिंग हो रहा है उसका टाइम बताओ, तो तब तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, ठीक है ना। बट ऐसे क्वेश्चन का देखो बहुत रेयर चांस होता है कि मीटिंग ही नहीं हो रहा और मीटिंग का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दैट्स लाइक वेरी रेयर, ठीक है ना। और कोई सवाल है इसमें? मीडिया मीटिंग का ना पूछ के ग्राउंड पे मीटिंग हो रही है तो नहीं, अब देखो ग्राउंड पे क्या होगा हमें नहीं पता ना, क्योंकि ग्राउंड पे आके बाउंस करेगा या वहीं पे बैठ जाएगा या अंदर घुस जाएगा थोड़ा सा। सर एक ही पॉइंट पे हो गया, चलो एक ही पॉइंट पे सर दोनों। ये सब में मैं कमेंट नहीं करूंगा, मैं इतना ही कहूंगा इज दैट वी डोंट नो व्हाट विल बी द मीटिंग टाइम दैट इज, क्योंकि मिड ईयर मीटिंग का पूछा है, तो अगर मान लो मिड ईयर का मीटिंग का टाइम अगर टाइम ऑफ फ्लाइट से कम आता है तब तो हम मान जाएंगे, लेकिन अगर ज्यादा आता है तो इन दैट केस हम नहीं मानेंगे उस आंसर, फिर हम बोल देंगे कि मीटिंग हवा में हो ही नहीं रहा, ये क्वेश्चन तो हवा में मीटिंग की बात चल रहा था, ठीक है। अब और कोई आर्गुमेंट है? और कोई क्वेश्चन है? सर अगर ग्राउंड में मीट करेगा तो टाइम इक्वल नहीं होना चाहिए? देखो मैं एक चीज बताऊं, ग्राउंड के मीटिंग को मत देखो, क्यों? क्योंकि देखो ग्राउंड पे जब बाउंस कर जाता है ना प्रोजेक्टाइल, तब तो प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन, प्रोजेक्टाइल का सिस्टम, प्रोजेक्टाइल के सारे वेक्टर सब खत्म हो जाता है, तो फिर क्या डिस्कस करें उसके ऊपर, है ना। सो लेट्स टॉक अबाउट ओनली व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज ऑन एंड नॉट व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज बाउंस भी कैसे करेगा? वो एक ही पॉइंट पे अगर मीट कर रहे हैं दोनों, तो बाउंस कैसे करेगा? नहीं समझे नहीं। अब मान लो यहाँ पे ये ग्राउंड पे आ गया, फिर ये भी यहाँ पे आ गया, अब मान लो बाउंस करके ऐसे करके मीटिंग हो गया, कुछ ऐसे, तो देखो उस पे मत जाओ, यू आर गोइंग टू अननेसेसरी थिंग्स नाउ। जो असली पॉइंट है वो तो समझो। ये सब तो बेकार की बातें हो रहा है अभी, कि ग्राउंड पे बाउंस होगा तो क्या होगा, अब बाउंस ना भी कर सकता है। अच्छा बाउंस छोटे छोटे भी हो जाता है कई बार, ऐसे फिर अगला ऐसे फिर अगला ऐसे, फिर ये भी हो सकता है ऐसे ऐसे करके, तो कई सारी चीजें हो सकता है। व्हाई गोइंग टू दैट? मेन थिंग इज दैट मिड ईयर मीटिंग का जो क्राइटेरिया है, टाइम है, उसको कैसे हैंडल करना है वो अच्छे से समझो, वही कई बार दिक्कत हो जाता है। अब आगे क्या होगा, बाउंसिंग वाउंसिंग, लेट्स लीव दैट। ओके, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? एनीबॉडी? अच्छा अभी देखो लास्ट क्वेश्चन रह गया, एंड दैट इज प्लेस ऑफ मीटिंग। प्लेस ऑफ मीटिंग के लिए क्या चाहिए? एक एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए और एक वाई कोऑर्डिनेट चाहिए,
है या नहीं? तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकलेगा कैसे ना? देखो एक्स कैसे निकलता है, u cos थीटा इनटू टी, तो टी तो आ चुका है, ये टी है और ये u है और ये cos थीटा है, यानी प्लेस ऑफ मीटिंग के लिए क्या करेंगे, अब हम बात कर रहे हैं प्लेस ऑफ मीटिंग। तो जिस पॉइंट पे मिला है उसका अगर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होता है तो एक्स कैसे निकलेगा और वाई, तो यानी अब क्या एज्यूम कर रहे हैं कि ये सब मालूम है और टाइम मालूम है, तो टाइम देखो जरा अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है, √5 हो गया 2.2 के आसपास, तो 2 into 2.2 is like 4.4 plus 7, तो अप्रोक्सीमेटली 0.5 सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली हाफ सेकेंड ले, है ना? हम हाफ सेकेंड के हिसाब से कैलकुलेशन करें, मुझे पता है हाफ नहीं है, हाफ से थोड़ा अलग है, अप्रोक्सीमेट करके हाफ पे क्या जाता है। अब मुझे बताओ एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा और कैसे निकलेगा। तो somebody will tell me about the x coordinate. x coordinate के बारे में बोलेंगे पलक मित्तल बेटे, पलक, कैन यू हियर मी? पलक मित्तल, यस बेटे पलक, माइक्रोफोन ऑन हुआ फिर ऑफ हो गया। Okay, Palak, if you are audible, then can you answer me this question? X coordinate कैसे निकालो? अच्छा, you are messaging, मैसेज रहने दो बेटे, तुम वैसे ही बता दो अगर माइक्रोफोन ऑन कर सकते हो। Yes, Palak, how do I find out the x coordinate of the meet? तो अगर मैसेज करो ना बहुत टाइम लग जाएगा, तो like let's speed up a little bit. X coordinate कैसे? Now am I audible? Yeah, you are audible. Please go ahead. Sir, from projectile path equation. प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन कैसे? Sir, we know the time. बेटे प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन क्यों, हमारे पास तो टाइम अवेलेबल है ना, इस टाइम को यूज करके बता सकते हो बेटे। देखो मैं बताता हूं, सुनो, सबसे पहले दिन जब हमने प्रोजेक्टाइल करा था तो मैंने बताया था कि एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू होता है u cos थीटा इनटू टाइम t। टाइम t निकल चुका है, इसका फायदा उठाओ, तो u cos थीटा इनटू t, ये देखो u क्या है 50, cos थीटा क्या है cos 53 यानी 3/5 इनटू t, t मतलब क्या हाफ सेकेंड, ये देखो ये होता है x इन दिस केस। अब क्लियर है? देख लो अच्छे से, यानी कितना आ गया 5 से 10, ठीक है ना, और 10 into 3 is like 30/2 यानी कितना आ गया 15, यानी इक्वल टू 15 मीटर्स। और y क्या है, तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? लेट मी आस्क समबडी, दिवित सेठिया बेटे y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? सर हम प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। अच्छा चलो ठीक है, एक ऑप्शन इस बार एग्जिस्ट कर रहा है कि मैं x का वैल्यू तो निकाल चुका हूं, तो अब मैं इसको प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन में पुट कर दूंगा। बट अगर मान लो मैंने सिर्फ y कोऑर्डिनेट पूछा होता तो x कोऑर्डिनेट तो अभी तुमने निकाला नहीं लेट से, तो कैसे निकालोगे? मैं याद करके देखो, एकदम डे 1 में मैंने प्रोजेक्टाइल के वेक्टर इक्वेशन दिया था, उसमें मैंने बताया था y कोऑर्डिनेट क्या होता है u sin थीटा इनटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर। देखो ये छोटे छोटे चीजें एकदम फिंगर टिप पे रखो, तब जाके बेटे क्वेश्चंस जो है ना अच्छे से सॉल्व हो पाएगा। प्लीज टेक केयर। तो कितना आ जाएगा y इक्वल टू u मतलब 50 इंटू साइन 53 यानी 4/5 इंटू t तो हाफ सेकेंड ले रहा हूं, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो कितना आ रहा है 5 से 10, 2 से 2 यानी 20 माइनस ये आ रहा है 10 अपॉन टू द 8 1.25 1.25 यानी आ रहा है 18.75। लेकिन ये एग्जैक्ट आंसर तो खैर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये हाफ सेकंड तो है नहीं, कि हमने अप्रोक्सीमेटली हाफ सेकंड ले और हाफ सेकंड के हिसाब से एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकाल दिया। देखो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड आउट द प्लेस यानी लोकेशन। लोकेशन का मतलब इसका एक्स और वाई, मैंने क्या किया इस प्रोजेक्टाइल के हेल्प से इसका एक्स और वाई हमने निकाल लिया। अब देखो जरा अच्छे से, कुछ पूछना है तो बताओ।
Have a look. ये सारे टेक्निक्स है बच्चे, इनको फॉलो करो। यानी देखो अब मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं। क्या कंक्लूड कर रहा हूं? मैं इसको मिटा दूं? सर वो 2/3 सेकंड होगा अप्रोक्सीमेटली। बेटे अप्रोक्सीमेटली 2/3 सेकंड होगा। ये वाला? हाँ सर। चलो कोई बात नहीं, मैंने हाफ लेके कर दिया तो वो अपने आप कर लेना, दैट इज नॉट एन इश्यू। द इश्यू इज द मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी देखो वो इंपॉर्टेंट, वो वैल्यू तो 1/3 2/3 हाफ चलता रहेगा, है ना। अच्छा देखो मेथड क्या हो गया फिर ना, u1 और θ1 पे अगर एक प्रोजेक्टाइल थ्रो करता हूं और u2 और θ2 पे अगर मैं प्रोजेक्टाइल थ्रो करता हूं, इन दैट केस कंडीशन फॉर मीटिंग मिड एयर। ठीक है, नाउ दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क। लेट मी आस्क समबडी। रोज श्रेया, कैन यू हियर मी बेटे? रोज श्रेया? यस सर। ओके बेटे, रोज तुम मुझे बताओ कि अब मैंने थोड़ा जनरलाइज कर दिया कि एक प्रोजेक्टाइल को मैंने u1 से थ्रो किया θ1 एंगल पे, दूसरा वाला u2 पे थ्रो किया है θ2 एंगल पे। व्हाट इज द कंडीशन फॉर मीटिंग देयर? क्या कंडीशन है? सर u1 sin theta is equal to u2 sin theta 2। चलो वेरी गुड, यानी वर्टिकल कंपोनेंट्स दोनों का सेम होना चाहिए, यानी u1 sin θ1 इज इक्वल टू u2 sin θ2। ठीक है ना, दैट इज द क्राइटेरिया फॉर मीटिंग। ओके अच्छा, अब मान लो इनके बीच का डिस्टेंस d है। सपोज इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है मान लो t। बस एक और चीज बता दो मुझे, देन वी विल स्टॉप द डिस्कशन ऑफ दिस। मान लो इसका जो मीटिंग टाइम है मुझे निकालना है। प्रियंक बेटे, प्रियंक कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? इसका मीटिंग टाइम कैसे निकालोगे? टी ऑफ मीटिंग क्या आएगा? u1 cos θ1 t plus u2 cos θ2 t is equal to d. डिस्टेंस d। Yes sir. चलो ठीक है, बिल्कुल सही बात है। What he is trying to say, I hope others also picked it up, मैं बस थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे ही बस करेक्ट, is that इन दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या है? इसका u1 cos θ1, इसका u2 cos θ2। तो t टाइम पे कौन सा t? यही वाला t, यही वाला t, यही t निकालना है। t टाइम पे ये कितना कवर करेंगे? u1 cos θ1 into t, और ये वाला कितना कवर करेंगे? u2 cos θ2 into t। तो ये दोनों मिलके कितना कवर करेंगे? d डिस्टेंस। So therefore I can write d is equal to u1 cos θ1 into t plus u2 cos θ2 into t। तो कॉमन ले लिया, इससे क्या हो गया? टाइम ऑफ मीटिंग आ गया। आई थिंक एक बार अगर टाइम ऑफ मीटिंग आ जाए तो आई थिंक द क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी। तो t is equal to d upon u1 cos θ1 plus u2 cos θ2। I think that's more or less the end of the discussion कि अगर दो प्रोजेक्टाइल को ऐसे रिलेटिवली फेंकोगे, इन दैट केस मीटिंग होगा नहीं होगा वगैरह, और कहाँ पे मीटिंग होगा, कितने टाइम बाद मीटिंग होगा, और क्या क्राइटेरिया है, अब मैंने सारा डिटेल में समझा दिया। सर इसको रिलेटिव से कर सकते हैं? हाँ बेटे, रिलेटिव से देखो एक्चुअली ना ये जो हमने किया ये रिलेटिव ही है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्टेंस d हो गया, और वो जो वर्टिकल का मैच करा रहा हूँ वो भी रिलेटिव है कि रिलेटिव वेलोसिटी मुझे नहीं चाहिए, तो तभी तो दोनों को मैच करा दिया, तो इनडायरेक्टली वो रिलेटिव ही है एक तरीके से। अच्छा। ओके नाउ आई विल डिस्कस दैट क्वेश्चन जो कि मैंने कल दिया था। कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था और वो इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे सुन I think I can rub this now. Rohani has also answered in the meanwhile. Saurav Kumar ने भी पिछले क्वेश्चन का आंसर दिए थे, तो मैं उस समय रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया, बट आई एम सीइंग नाउ जस्ट द मैसेजेस आर, तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, चलेगा। ओके लेट्स मूव ऑन नाउ। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था एंड दैट इज
एक प्रोजेक्टाइल ऐसे है, मैंने इसको u वेलोसिटी और थीटा एंगल पे थ्रो किया और किसी और जगह पे इसका एंगल दिया हुआ है फाई, ठीक है, और मैंने उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा था वहां। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आइडिया क्या है ना, अगर मान लो किसी भी जगह पे अगर वेलोसिटी v होता है और अगर r रेडियस होता है, तो जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है, रेडियल एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होता है वो होता है v²r, ठीक है। अब इस बार v कितना है तो दिया नहीं है, लेकिन एंगल दिया हुआ फाई है, ये थीटा है, ये फाई है, ये थोड़ा अलग है, ठीक है, ध्यान रखना, कई बार देखने में एक ही जैसे होता है। दिस इज कॉल्ड थीटा एंड दिस इज कॉल्ड फाई, एक थीटा एक फाई है, तो ये थीटा और एक फाई है। पहली बात तो यहाँ का वेलोसिटी निकालना है मुझे v, नहीं मैं से, लेकिन v तो आपने दिया नहीं था, मुझे मालूम है, मैं v निकाल रहा हूं। उसके लिए कंडीशन क्या है ना, देखो प्रोजेक्टाइल तो चलता रहेगा, लेकिन उसकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो देखना सेम रहे। सो देयरफॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल नॉट चेंज इन ए प्रोजेक्टाइल। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, याद है ना। तो देयरफॉर आई कैन से v cos phi इज इक्वल टू u cos थीटा। इसका हॉरिजॉन्टल क्या u cos थीटा, उसका हॉरिजॉन्टल क्या होगा v cos phi, ये दोनों बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी बदलता नहीं है, तो देयरफॉर इससे v आ गया, तो v आ गया इक्वल टू u cos थीटा बाय cos phi। एक काम तो ओवर हो। अब दोबारा सुनो, मुझे पता है कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो है g, लेकिन मुझे रेडियल चाहिए, तो कैसे निकालूंगा? देखो ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल, तो इसके कंपोनेंट निकालना है इधर, g cos phi। तो देखो अगर ये फाई होता है तो ये क्या होगा 90 माइनस फाई, तो ये क्या होगा फाई हो जाएगा। ये एंगल देख लो अच्छे से, ये और ये 90 डिग्री होता है, तो देखो अगर ये एंगल फाई होता है तो बाकी एंगल 90 माइनस फाई, और ये भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है, तो ये भी 90 डिग्री है, तो देखो अगर ये 90 माइनस फाई है तो ये फाई होगा। इससे फायदा पता क्या हुआ, हमें पता है कि एंगल के साथ वाला कंपोनेंट थीटा, मतलब cos थीटा, cos फाई, cos अल्फा, जो भी एंगल है उस हिसाब से होता है। तो मैं इस g को कंपोनेंट कर रहा हूं, एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा, है ना। ये देखो वेक्टर, एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, ओके। चलो अब मैं पूछूंगा शौर्य चौधरी, कैन यू बी ऑन एयर? यस सर। ओके शौर्य, ये बताओ कि ये वाला, ये तो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी हो गया जो वर्टिकली होता ही है, मुझे इसका कंपोनेंट बताओ कितना होगा? सर g cos phi। cos फाई या sin फाई? सर cos phi। cos फाई, बिल्कुल सही। क्यों? एंगल के साथ वाला cos कंपोनेंट होता है, तो देखो ये g है, ये फाई एंगल है, और मुझे फाई एंगल के साथ वाला कंपोनेंट चाहिए, बिल्कुल सही, यानी g cos फाई। ओके बेटा, थैंक यू। लेकिन एक चीज है कि ये तो रेडियल एक्सेलरेशन है टुवर्ड द सेंटर, और रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है v²/r, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है ना, v है, तो देयरफॉर आई कैन इजीली राइट कि v²/r इज इक्वल टू इसका रेडियल एक्सेलरेशन। तो रेडियल एक्सेलरेशन मतलब क्या हो गया ना, g cos phi, तो दैट इज इक्वल टू g cos phi, यानी r आ गया v²/g cos phi। और v कितना है, v तो अभी अभी हमने सॉल्व करके निकाला है, u cos थीटा बाय u cos phi, तो उसको पुट कर लो, यानी u into cos थीटा बाय cos phi का होल स्क्वायर बाय g cos phi। तो यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया, ये होमवर्क था, u² cos स्क्वायर थीटा बाय g, और ये एक cos phi का स्क्वायर cos स्क्वायर phi, और एक नीचे cos phi और भी है, यानी इक्वल टू cos q phi। ये हो गया रेडियस। ठीक है, अब अच्छे से देखो, यही मैंने कल होमवर्क में दिया था, अब मैंने इसको सॉल्व भी कर दिया, प्लीज have a look।
ओके, anybody has any problem in this? एक बार देखो जरा अप्रोच से. Shaurya has given answer also. बिल्कुल सही आंसर दिए हैं. Let me ask somebody. अध्यक्षा बेटे, अध्यक्षा. Yes sir. ओके, मैंने इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला. रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ आ गया अच्छे से? Yes sir. कोई स्टेप में कोई दिक्कत? No sir. चलो ठीक है. और किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो. Then I will explain again. संकल्प, प्रसुक, पलक, नियंत. नियंत बेटे, is that okay? Yes sir. चलो ठीक है. So that was the discussion on radius of curvature. ठीक है ना? Okay, so we have done radius of curvature, we have done projectile on a staircase, we have done projectile relative also. फिर vertical में मिलेंगे नहीं मिलेंगे उसके ऊपर भी डिस्कशन किया है. We have also done projectile on an inclined plane as well, है ना? Okay, मैं आज एक लास्ट क्वेश्चन शायद टाइम मिलेगा जितना, और वो है कि सपोज मैंने क्या किया, ऐसे दिया हुआ यहाँ पे ये हाइट दे रखा है सपोज 135 मीटर्स, और ठीक है ना, और मैंने इसको 50 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री. ठीक है, और यहां पे एक टारगेट, ये था टारगेट. इंग्लिश में एक कहावत है, एम द स्टार्स टू गेट द मून. इंग्लिश में कहावत, बड़ा इंटरेस्टिंग कहावत. क्यों? ये कहावत का मतलब ये है कि तुम तारों पे एम करोगे तब जाके तुमको चांद मिल सकता है. इसका मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि थोड़ा ऊपर से एम करो तब जाके देखना उससे नीचे कुछ हासिल हो सकता है या मिल सकता है. यहां पे भी यही है कि एक अनाड़ी बंदा, मतलब जिसको नहीं पता, उसको बोला गया कि यहाँ पे एक टारगेट है, इसको हिट करो. तो वो टारगेट को देख रहा है ऐसे कर, और ऐसे हिट कर दिया टारगेट. कितने स्पीड से हिट किया है? 50 मीटर पर सेकंड. एकदम ऐसे करके यूं हिट कर दिया. क्या टारगेट हिट होंगे? अनुभव दास. यस अनुभव. Yes sir. विल द टारगेट बी हिट? सर क्या डायरेक्ट फेंका या अच्छा? टारगेट की तरफ फेंका है बस. क्या टारगेट हिट होंगे? नहीं सर. ऐसे क्यों लगता है तुमको? सर वो मिस कर जाएगा. मिस कर जाएगा. चलो ठीक है, टारगेट के पहले गिर जाएगा या टारगेट के बाद में गिरेगा? सर पहले. टारगेट के पहले में हिट कर जाए. बिल्कुल सही बात है. तो यानी ये यहाँ पे नहीं पहुंचेंगे, ये ऐसे पहुंच जाएंगे, यानी टारगेट को मिस कर जाएगा. क्वेश्चन यही है, कितने डिस्टेंस से टारगेट मिस हो गया? फाइंड द डिस्टेंस बाय विच द टारगेट is missed. Find the distance by which the target is missed. कैसे निकालो? Arav has asked me find out the radius of curvature. How can we find the radius of curvature without velocity and acceleration? but फिर ना उसके लिए तुमको y is equal to fx का इक्वेशन चाहिए. उसके लिए एक प्रोसेस है, सेकंड डेरिवेटिव अपॉन 1 प्लस dy dx होल स्क्वायर कट टू द पावर 3/2. तो वो एक है फॉर्मुलेशन, बट देन उसका इतना फिलहाल जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने भी अभी फिलहाल नहीं करा है. हाँ जी, अब बताओ कितने दूरी से ये टारगेट मिस हो जाएगा? दैट्स द क्वेश्चन. Now that proverb has been slightly humorously taken up by Akshaj and says कि हमें ना IIT बॉम्बे का CS का टारगेट करना चाहिए, तब जाके शायद हमें
कानपुर में मैकेनिकल तक मिले। चलो, a good way of looking at the proverb positively. चलो, nice way of looking at it. हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन है HC वर्मा में, बिल्कुल सही बात है आरव। एग्जैक्टली ये तो शायद नहीं होगा, बट इसी टाइप का है। Okay, Aryan has given an answer. I may answer पढ़ के सुना नहीं रहा हूँ, but he has given an answer. I will also come back to some of you maybe just after this. Actually wait करूँ कि एक आध और आंसर आ जाए। चलो, इन मीनवाइल ट्राई करो, मैं जो है ना अटेंडेंस लेता हूँ। अटेंडेंस भी जरूरी है, as has been told to us. देखो 50 cos 53 तो ये 30 हो गया, और 50 sin 53 यानी 40 हो गया। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड 40 है, वर्टिकल स्पीड 30 है। तो यानी वर्टिकल इनिशियल स्पीड 30 है डाउनवर्ड्स। तो मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया। लेट्स, तो क्या होगा ना, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s कितना 135 इज इक्वल टू u यानी 30 into t प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो इससे 5 हो गया, और 5 से कैंसिल कर लो तो टी स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स टी माइनस 27 इज इक्वल टू 0, यानी टी इज इक्वल टू 3 कॉमा माइनस 6 माइनस 9 सर। तो माइनस 9 तो नहीं लेंगे, 3 वाला लेंगे। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है ना 40। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 40 हो गया, और टाइम आ चुका है 3 सेकेंड्स। यानी हॉरिजॉन्टली कितना कवर करेंगे ना, टाइम इनटू हॉरिजॉन्टल स्पीड। हॉरिजॉन्टल स्पीड 40 और टाइम आ गया 3 सेकंड्स। तो इसको तो रिजेक्ट कर दिया, इसको एक्सेप्ट कर लिया, यानी हो गया 120 मीटर्स। ठीक है, टारगेट कितना दूर था वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टारगेट है लेट्स से x, तो ये 37 डिग्री है, तो 135 बाई x इज इक्वल टू tan 37 डिग्री। तो tan 37 डिग्री इज इक्वल टू 135 है ना। देखो tan 37 डिग्री कितना होगा 135 बाई x, पूरा x। तो ये x आ गया, यानी and tan 37 डिग्री व्हाट 3/4। तो therefore x हो गया 4 into 135 by 3। तो 3 से 135 कितना आ जाएगा ना, इक्वल टू 45 है ना, यानी इक्वल टू 180 मीटर्स। यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना आ गया 180 मीटर्स। ये डिस्टेंस दे रखा है 180 मीटर्स, और ये कितना है 120, और यहां से यहां तक कितना 180। ये देखो यहां से यहां, तो कितना मिस हुआ 180 minus 120। So therefore target is missed by 180 minus 120 and equal to 60 मीटर। बिल्कुल सही, 60 मीटर एकदम करेक्ट आंसर। और 60 मीटर बहुत लोगों ने दिए हैं, पलक मित्तल, सौरभ, प्रसुक तुमने थोड़ा अलग तरीके से दिया। आई एम नॉट एबल टू गेट योर आंसर। 60 मीटर मुकुंद के भी आए हैं, प्रियंक, देवादित्य, प्रियंक, हितार, आदित्य का थोड़ा अलग आ गया, देख लेना एक बार। शौर्य, आर्यन, ठीक है ना भाई, ये सब के करेक्ट ही आंसर है। एक दो क्वेश्चन जो है ना एक दो क्वेश्चन जो है
एक दो जने का जो है थोड़ा सा डाउट आ गया इन द सेंस कि थोड़ा अलग आंसर आया, रेस्ट आर ऑलमोस्ट द सेम। ठीक है, देख लो अच्छे से। अच्छा, now you might say कि can we do it by projectile path equation? The answer is बिल्कुल कर सकते, ठीक है ना। कैसे करेंगे वो भी देख लो। तो पहले तो ये तो 180 मीटर तो निकाल ही लेंगे। अब प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन में क्या होता है ना, हमेशा ओरिजिन होता है उसका वो। तो प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन में अगर ओरिजिन होता है तो इस बार थीटा लिया जाएगा 37 डिग्री, वो भी -37 डिग्री। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि हमने जो थीटा लिया था प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन वो ऐसे लिया था, पर इस बार ऐसे नहीं है, इस बार ऐसे है, यानी थीटा आप नेगेटिव लेंगे, यानी प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन में थीटा के जगह हम पुट करेंगे -37 डिग्री, बाकी वही है। तो प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन क्या है? y is equal to x tan theta minus gx square by 2u square cos square theta। अब y क्या है ना, ये ओरिजिन है, तो y क्या मानोगे? इस वाले लेवल को, यानी -135। So we are going to put this as -135 is equal to x tan theta। tan theta मतलब tan -37 डिग्री, यानी क्या होगा? -3/4 माइनस g into x square by 2 u square, u बोलते 50, तो 50 का स्क्वायर इनटू cos थीटा। अब देखो cos थीटा, थीटा -37 है, लेकिन हमें पता है कि cos माइनस थीटा और cos थीटा बराबर होता है, तो cos 37 डिग्री कितना होगा? 4/5, यानी इनटू 4/5। अब ये जो इक्वेशन आ रहा है इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो यानी हो जाएगा माइनस तो सारा ही है, तो ये सारा प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस कैंसिल प्लस हो जाएगा। और देखता हूं मैं क्या बन रहा है। 50 का स्क्वायर एक उसको कम कर 2500 लिख दे, एक जीरो कैंसिल हो गया, एक से 50 हो गया, तो 50 into 200 into 400, यानी x square by 400 plus 3/4x minus 135 is equal to 0। ये इक्वेशन आ गया इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करो तो देखना x का वैल्यू आता है, ये वाला वैल्यू। अब आगे मैं करा नहीं रहा हूं, बट आई थिंक यू कैन डू इट। आई मीन बिकॉज़ सी इफ देयर इज अ क्वेरी लाइक दिस कि क्या इसको भी हम प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन से कर सकते हैं, द आंसर इज यस यू कैन। और कैसे करना है? तो वही पाथ इक्वेशन में देखो वैल्यूज पुट कर लिया, -135 इज इक्वल टू दिस करके देखो प्रॉपर वैल्यूज पुट किया मैंने, अच्छे से वैल्यूज को चेक करो, बिकॉज़ दैट इज व्हाट इज द की टू द क्वेश्चन है। ठीक है, देख लो अच्छे से। तो इससे इक्वेशन बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, एंड देन आफ्टर दैट यू कैन ऑफ कोर्स सॉल्व एंड गेट द आंसर। देखो तो देखना जब सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा 120। अब वो तो एक बार सॉल्व करके खुद एक्सपीरियंस कर लेना। मतलब कहने का मतलब ये कि जरूरी नहीं कि जिस तरीके से मैंने बताया टाइम निकाल लो पहले और फिर u cos theta into t करके एक्सपोनेंट निकालो। यू कैन आल्सो फाइंड इट आउट बाय यूजिंग प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन। कैसे करना है मैंने फॉर्मेट बना दिया, इसको सॉल्व करोगे तो देखना x यानी जिस पॉइंट पे हिट करेंगे ग्राउंड को वो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। पहले चेक कर लो। सर एक डाउट। हाँ बेटे बोलो। डाउट है कि a gun is fixed at top of a hill which is at a height h and it is positioned at a theta angle theta with the horizontal. Find the maximum range. मैक्सिमम Range हाँ, तो इसमें भी वही करना पड़ेगा, रेंज का एक्सप्रेशन निकाल के डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तब बहुत बड़ा आ रहा है उससे। हाँ वो थोड़ा सा बड़ा आता है थोड़ा सा बड़ा आता है। और नहीं तो एक और तरीका भी होता है, कई बार इज दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट को जीरो करके वो भी एक रियल इक्वेशन के लिए करते हैं। तो ये दोनों अप्रोच से ही होता है, ठीक है ना। चलो तो लाइक दैट वाज हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यूजिंग आइदर टाइम, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइम, और बाय यूजिंग प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन। जस्ट हैव अ लुक, आई थिंक यू नो वी विल बी एबल टू गेट द आंसर। ठीक है, चलो इतना ही कर रहे हैं आज के लिए, इतना ही है। देखो अब हम लोग थोड़ा सा ना प्रोजेक्टाइल पे हायर चीजों पे कर रहे हैं, तो इसलिए इनको थोड़ा अच्छे से समझो, फोकस करो, इनको अच्छे से नोट करो, घर में दोबारा रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, तब जाके देखना धीरे धीरे इसके ऊपर एक्सपर्टाइज बनेगी। ठीक है ना, क्योंकि अदरवाइज क्या है ना कि आवर सिलेबस विल गो ऑन स्ट्रीम रोल एंड ऑल, तो देन विल स्टार्ट लूजिंग होप एंड फेथ आल्सो। तो इसलिए डेली एक्टिविटी मेंटेन करो, वीकली जो मैंने शेड्यूल बनाने के लिए बोला है वो बनाओ और उसको फॉलो करने की कोशिश करो। आई एम श्योर विद इन ए शॉर्ट टाइम यू विल फाइंड आउट more confidence in your ability. ठीक है ना, चलो आज के लिए इतना ही। We will carry on the next class, that is tomorrow. Till then, have a nice time. Goodbye. Thank you, sir.
थैंक यू बेटे, हैव अ गुड डे। ये क्वेश्चन को रिवाइज जरूर करना घर में।